नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये घटना जो मुझे भेजे हैं उनका नाम है अवधेश, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले। ये जो घटना इनके साथ में बनी थी साल था 2008 का। तो चलिए इन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम अवधेश है, मैं बिहार भागलपुर का रहने वाला। ये जो मेरे साथ में घटना घटी थी ना, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा कुछ मेरे साथ में होने वाला है। लेकिन इसकी पूर्व सूचना मुझे संकेत के द्वारा मिल रही थी। मेरी बाईं आंख कुछ दिनों से अब वो फड़क रही थी। मैं अपने माँ से पूछता था कि माँ ऐसा क्यों हो रहा है। माँ कहती है कि ऐसा किसी न किसी को होता रहता है, इसमें कोई अब ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा एक दोस्त कहता था कि देखो, जब भी बाईं आंख फड़के ना तो समझ लो तुम पर कोई संकट आने वाला है, और दाहिना आंख फड़कती है ना तो समझ लो तुम्हें धन की प्राप्त होने वाली है। मेरा दोस्त मुझे ये बात समझाता था और मैं उस टाइम जवान हो चुका था। 21-22 साल के आसपास मेरी उम्र हो चुकी थी। मेरी खेती बाड़ी थी, मेरे पिता खेती बाड़ी किया करते थे और फसल भी अब लगभग तैयार हो चुकी थी। तो खेत में हमारी एक झोपड़ी थी जिसमें हम रात को भी रुकते थे, खेत की पहरेदारी करते थे कि कोई हमारे फसल को नुकसान न पहुंचाए, जानवर हो या इंसान हो। हमें अब उसकी रखवाली करना जरूरी था। और मेरे आसपास में और भी खेत थे। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था संजय। वो भी हमारे साथ रात की रखवाली में रहता था। मेरे पिता तो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे खेत में, और मैं भी उनके साथ में कभी कभी जब वक्त होता था तो मैं भी लगा रहता था। लेकिन वो इतना थक जाते थे कि फिर मैं उनको खेत पर भेजता नहीं था, मैं ही खुद जाता था रखवाली करने के लिए। और मेरा संजय दोस्त जो कि मेरा पड़ोसी भी था, हम दोनों में अच्छी बनती थी। और ख़ास करके हम जब रात में जाते थे ना तो संजय का खेत भी कुछ ही दूरी पर था, तो ज़्यादातर वो मेरी झोपड़ी में ही रहा करता था। हम दोनों किस्से कहानियाँ अब आपस में सुनाते थे, रात बिताते थे, हंसी मजाक का दौर चलता था। और फिर जब देख लेते कि हाँ सब कुछ सही है, कोई जानवर नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, तो पहले मैं संजय को बोलता था कि संजय तू आराम कर ले, इसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगा। पारा पारी हम लोग जागते रहते थे, एक न एक कोई रखवाली करता था, एक सो जाता था। लेकिन जब मेरी बाईं आंख फड़कने लगी थी ना तो मैंने संजय से भी पूछा था, और तब मुझे वो यही बात बताया था कि देख भाई, मैं तो बड़े बूढ़े से सुना हूँ कि जब बाईं आंख फड़कती है ना तो कोई ना कोई संकट अब आने वाला है। मैं कह तो नहीं सकता कि कैसा संकट होगा, और जब दाहिनी आंख फड़कती है ना तो कहीं से तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है। वो बड़े बुजुर्ग की तरह इतनी शांत स्वभाव से बोलता था कि मैं उसकी बात को अब सुनता था, महसूस भी करता था कि हाँ सही बोल रहा है, ये ऐसा ही होगा। लेकिन जब मैं माँ से पूछता था ना तो माँ टाल देती थी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इंसानी प्रक्रिया होती रहती है, आँख कभी न कभी किसी का फड़कता रहता है, ये नसों का खेल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। माँ हमें कुछ और विशेष बताती नहीं थी। मैं पिता से भी बोलता था तब पिता हंसने लगते और कहते हैं कि इससे पहले भी तेरी आँख फड़की थी न कभी, तो कुछ तेरे साथ में हुआ था, खाम खा मन में टेंशन पाल लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अब इसके बाद मेरे दोस्त ने जो बताया था मैं भी उस बात को भूल जाता हूँ। अरे छोड़ो ना, क्यों टेंशन पालना, कौन सा संकट आने वाली है, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी तो मेरे साथ में कई बार हो चुका है, और दाहिना आंख भी फड़की थी और फिर बायां भी। ना तो मुझे कोई धन की प्राप्ति हुई, ना मेरे जो संकट आना था ना वो मेरे पास में आया। मतलब ये कही सुनी बातें हैं। बड़े बुजुर्ग जब बैठते हैं, खाली टाइम होता है उनके पास में, तो ऐसे ही कुछ बात बोलते रहते हैं। मुझे इनकी बातों पर
ध्यान नहीं देना चाहिए। रखवाली तो हम कर रहे थे, हर दिन जाते थे। संजय साथ हम खाना पीना खा करके अपने टॉर्च वगैरह डंडा ले करके खेत में चले जाते थे। हमारे पास में एक गुलेल भी होता था। गुलेल से हम दूर का जानवर को अब भगा देते थे। हमें दौड़ना नहीं पड़ता था, वो भाग भी जाते थे। कुछ हमने ऐसा टिन टप्पर भी रखा था, जिसको बजाते ही कोई जानवर हमारे खेतों में आता तो जैसे टिन टप्पर बजाते वो डर करके भाग जाता था। और नहीं भागता तो हमारे पास में गुलेल रहती थी। गुलेल से मिट्टी के ढेला से हम उसको अब चोट पहुंचाते थे, हल्के फुल्की चोट लगती थी और फिर वो भाग जाते थे। ऐसे ही हम लोग करते थे। लेकिन हर रोज जानवर नहीं आते थे। आते थे ना तो झुंड में आते थे, और झुंड में आते थे तो जल्दी भागते भी नहीं थे। हमें टिन टप्पर बजाना पड़ता था, लठ लेकर दौड़ना पड़ता था, टॉर्च को चमकाना पड़ता था, बड़े परिश्रम करने पड़ते थे। और तब तक खेतों का बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिए होते। लेकिन कई दिनों से जानवर का आता पता नहीं था। हम लोग जाते थे, संजय, मैं, और आराम से कुछ देर हम जागते रहते थे, और फिर कोई ना कोई सोता, कोई ना कोई जागता। लेकिन जानवर का आता पता नहीं था। हमारी रातें ऐसी कटती जा रही थी, और वो रात मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। मैं सोया हुआ था, संजय जाग रहा था। अचानक संजय जोर जोर से मुझे उठाने लगा, कहने लगा, उदेश उठ 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 उठ। मैं समझा कि खेत में जानवर आ गए हैं, झुंड में आ गए हैं। और जब झुंड में आते थे ना तो जल्दी से खेत से निकलते नहीं थे। और मैं यही समझ करके जागता हूँ, जानवर आ गए, जानवर आ गए। और तब कहता, नहीं जानवर नहीं, देख खेत में कौन है, कौन खड़ा है। मुझे तो लगता है कोई चोर वगैरह है, कोई चोरी है। मैं अपने आंखें मलते हुए, और उस दिन चांदनी रात थी, दूर दूर तक साफ साफ मुझे नजर आ रहा था, और संजय ने भी तो देखा था। मैं जब आंखें मसलते हुए देखता हूं कि हमारे फसल के बीच में एक लंबा सा इंसान खड़ा हुआ है, काफी ऊंचा कदकाठी थी। अब हमें भी नजर आ गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था, ना तो फसल को तोड़ रहा था, ना फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन खड़ा जरूर था। और वो हमारी तरफ, हमारी झोपड़ी की तरफ देख भी नहीं रहा था। कपड़े सफेद पहन रखे थे, जो चांद की रोशनी में अब दूर से ही नजर आ रहा था। मैं देखने लगा कि आखिर कौन है भाई। मैं पूछता हूं कि टाइम कितना हुआ होगा। तब कहता है कि मेरे अंदाज से 12 से 1 बज रहा होगा, आधी रात हो चुकी है। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कोई चोर चक्कर तो नहीं है। वो डर गया था संजय। जानवर से नहीं डरता था, लेकिन जब लंबे कदकाठी का इंसान को देखता है ना तो उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। उसको लगता है कोई चोर है। भूत प्रेत तो हम समझ ही नहीं पाए थे। मैं भी उसको देखने लगा अपनी आंखों से। अब उसका हिसाब किताब देखने लगा कि भाई ये कर क्या रहा है। खड़ा है चुपचाप, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, तो कर क्या रहा है यहाँ पर, ऐसा क्या कर रहा है खड़ा होकर के, किसको देख रहा है। मैं भी देखने लगा, मेरा दोस्त भी देखने लगा। तब मैं कहने लगा कि ऐसा कर, मैं चल रहा हूँ, अगर तुझे चलना है तो मेरे पीछे चल, नहीं तो यहीं पर तू रहा। मुझे मना करने लगा कि नहीं अवधेश, वो ठीक मुझे लग नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कोई चोर हो चक्का है। अगर तुम जाओगे ना तो देखो उसकी सेहत कितनी अच्छी खासी है, लंबा तगड़ा देखने में लग रहा है, पहलवान जैसा। तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मेरे बाहों को पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दे रहा था। वो मेरा बहुत करीबी मित्र था। अब उसको लगता था कि मैं जाऊंगा उसके पास में, कहीं चोरो चौका होगा तो मुझे तो नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए डरा हुआ था। तब मैं कहने लगा, फिर हम क्या करें, कब तक इसका इंतजार करें, आखिर ये खड़ा क्यों है हमारे खेतों के बीचों बीच में, क्या करने वाला है। क्या कोई और यहाँ पर लोग आने वाले हैं जो उसका इंतजार कर रहा है, कहीं ये मेरा फसल तो नहीं तोड़ने वाला। मैं थोड़ा सोच में डूबा हुआ था, लेकिन मैं भी उसके कद काठी देख करके थोड़ा हिम्मत हार गया था। मुझे लगा कि अगर मैं सही में उसके पास जाऊंगा तो वो पहलवान सरीखा है, उसका एक हाथ ही मेरे लिए काफ़ी था। मैं तो धरती पर लेट जाता। मैं भी थोड़ा सहम गया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि
करे तो क्या करे, इसको कैसे अपने खेत से भगाया जाए। तब मैं संजय से कहता हूँ, अरे गुलेल लिया, गुलेल दे, गुलेल दे। संजय कहने लगा, क्या करोगे गुलेल का? गुलेल चलाओगे क्या इस पर? अगर इसको चोट लग गई फिर हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तब मैं कहने लगा, गुलेल तो दे, मैं देखता हूँ, अगर हमारी तरफ आएगा तो हम गांव की तरफ भाग लेंगे। और हमारे पास में कोई रास्ता भी नहीं था। गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। तो गुलेल दे, गुलेल दे। मेरे मन में यही बस हुआ था कि चलो एक बार गुलेल से आजमा के देखते हैं। अगर चोर उचक्का होगा नॉर्मल तब तो भाग जाएगा। अगर वो मजबूत कद काठी का है और उसको लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है तब तो हमें भागना पड़ेगा। अगर हमने जान लिया होता उस रात को कि जिस पर मैं गुलेल चलाने वाला हूं वो कोई भूत प्रेत है तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। संजय मुझे कई बार मना कर दिया था, लेकिन मैं उसकी बात को मान ही नहीं रहा था। आखिरकार मुझे गुलेल दिया और तब मैं गुलेल उस पर चलाने लगा। एक दो निशाना तो जरूर खाली गया था, लेकिन एक निशाना अब उसके सर पर जाके लगा था। जैसे ही लगा ना, वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मैं देख रहा था कि उसकी दूर से उसकी चमकती हुई आंख मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे जानवरों में होता है, रोशनी पड़ते ही उनकी आंखें चमकने लगती हैं। ऐसे ही उस इंसान की आंखें चांद की रोशनी में चमकने लगी थी। और जब तक हम लोग कुछ सोच विचार करते, सेकंड नहीं लगा था, लंबी दूरी तय करके ना जाने कैसे मैं तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। वो हमारे से काफी दूरी पर था। और जैसे ही मैं उसको गुलेल चलाता हूँ उसके सर पर लगता है और वो पलटता है। उसने शायद हमें देख लिया था दोनों को। अब फिर सेकंडों नहीं लगा था, इतनी लंबी दूरी एकदम गोली की स्पीड से तय कर लेता है। हम दोनों के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। पहली बार जब हम देखते हैं ना तो उसका शकल ही देख करके हम दोनों डर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, इतना भद्दा इंसान, देखने में इतना अब बुरा सा दिखने वाला इंसान, ये है कौन जिसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकती हुई दिखाई दे रही है। चेहरा एकदम काला, एकदम कोयले से भी काला उसका रंग था और बड़ा ही बुरा देखने में लग रहा था। कुछ ही दूरी पर हमसे खड़ा होकर के हम दोनों को घूर रहा था। अचानक उसने भारी आवाज में कहा, गुलेल किसने चलाया, गुलेल किसने चलाया। उसकी भारी आवाज सुनकर के हम दोनों और डर चुके थे। हम अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये भूत है, प्रेत है, कोई शैतान है। हम तो उसे चोरी उचक्का समझ रहे थे। और जब हम कुछ नहीं बोलते हैं ना, तब हमारे संजय को अब अपना लंबा हाथ करता है और उसको खींच लेता है। संजय उसके बाजू में फड़फड़ाने लगता है, रोने लगता है, मुझे छोड़िए, मैंने गुलेल नहीं चलाया, मुझे गुलेल नहीं चलाया। लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रहा था। अब मैं तो एकदम कमजोर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज बंद हो गई है। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मुझे लगा कि अब संजय को मार देगा और इसके बाद मेरा ही नंबर है। संजय मेरा मित्र था, मेरा दोस्त था और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। मुझे लगा कि ये तो गलत हो गया। गुलेल तो मैंने चलाया और सजा पहले इसको मिल रही है। और तब मैं अपने शरीर की ताकत इकट्ठा करता हूं। मैं उसको चिल्ला के कहता हूं कि संजय को छोड़ दो, संजय को छोड़ दो, तुम चोर हो ना, तुम्हें फसल चाहिए ना, तो जाके तोड़ लो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जाओ मेरे संजय को छोड़ दो, मेरे संजय को छोड़ दो। लेकिन वो संजय को छोड़ता नहीं है। संजय को घसीटते हुए खेतों में और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मैं चिल्लाता रहता हूं कि संजय को छोड़ो, संजय को छोड़ो, गुलेल मैंने चलाया था, तुम मुझसे बात करो, तुम चोर उचक्के हो ना, तुम्हें फसल चाहिए ना, तो फसल को तोड़ लो, हम दोनों कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं चिल्लाता रहा, मैं रोता रहा, मैं संजय के लिए तड़पता रहा। लेकिन मैं उसके पीछे दौड़ रहा था और वो तेजी से अब उसी जगह पर पहुंच गया था जहां हम दोनों ने देखा था, जहां पर खड़ा था। मैं
उसके पीछा नहीं कर पा रहा था। इतने तेज कदमों से वो चल रहा था कि मैं काफ़ी दूरी पर था। रोते चिल्लाते, संजय को छोड़ो, संजय को छोड़ो। तब मुझे ध्यान आया कि नहीं, ऐसे बात तो बनेगी नहीं। मेरे आसपास में और भी खेत थे और गांव के लोग, कुछ बुजुर्ग लोग खेतों की रखवाली करते थे। मुझे लगा कि उनको आवाज़ देना पड़ेगा। मैं चिल्लाने लगता हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे संजय को कोई पकड़ के ले जा रहा है, मेरी मदद करो, संजय को छुड़ाओ, संजय को छुड़ाओ, ये चोर उचक्का है, कोई चोर उचक्का है। चिल्लाने लगता हूँ। मैं संजय की तरफ नहीं जाता, मैं उल्टी दिशा में भागने लगता हूँ। जिधर पर हमारे गांव के खेत थे और भी मेरे खेतों से थोड़ी दूरी पर था, वहाँ पर भी झोपड़ी थी और वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रखवाली करते थे। मुझे लगा कि मैं उनके पास जाऊँ, उनसे मदद मांगूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मैं दौड़ने लगता हूँ और जब मैं वो झोपड़ी में पहुँचता हूँ तब तक बुजुर्ग सोते हुए अब जाग चुके थे और वो बाहर झोपड़ी से निकल करके मुझे पहचानते थे, मेरी आवाज़ को पहचानते थे। कहने लगे, उद्देश्य हुआ क्या है, बात क्या है बेटा? जल्दी जल्दी मैं बात बताता हूँ कि ऐसा एक लंबा चौड़ा इंसान, उसकी भयानक आंखें चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरे चेहरे पर उसने कालिख पोता हुआ है ताकि उसको कोई पहचान न सके। इतना कोयले से भी काला है। मेरे संजय को घसीट कर ले गया है। मैं बोलते बोलते रोने लगता हूँ। जैसे मैं उसके हुलिया बताता हूँ ना, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे ना, जो पहली बार तो जोश में दिखाई दे रहे थे, मेरे साथ जाने को तैयार थे, लेकिन जैसे हुलिया बताता हूँ ना, उनकी जोश ठंडा पड़ जाता है। मैं उनको देखता हूँ, चाचा मदद करो ना, मदद करो ना। और तब कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वो चोर चक्का नहीं है, वो तो एक शैतानी आत्मा है और कभी कभी इन खेतों में घूमता रहता है। जो दूर का शमशान है ना, जो देख रहे हो ना पेड़, जो शमशान है वहाँ पर, शायद वहीं से आता है। मैं इसको एक बार और देखा था और तब मैं पहचान गया था। मैं इसे छुप करके अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया था। मैं इसे टकराया नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी टकराने की? देख लिया टकराने का अंजाम, न जाने कहाँ संजय के लेके गया होगा। मैं जोर जोर से और चिल्लाने लगा, आप मदद करो, आप मेरी मदद कर सकते हो। और भी खेतों में लोग थे। जब हम लोग शोर कर रहे थे, मैं चिल्ला रहा था और तब कुछ खेतों के अब रक्षा करने वाले लोग, चौकीदारी जो कर रहे थे खेतों की, वो हमारे चाचा की झोपड़ी में आ जाती हैं। बात क्या है, बात क्या है? चाचा सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, बताओ हम किसी भूत शैतानी आत्मा से कैसे हम सामना कर सकते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग और थे, कहने लगे, चलो कहाँ पर हैं, मैं देखता हूँ ना। सब उनको मना करने लगे, चाचा आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तब कहने लगे, अरे तुम लोग डरो मत, मुझे बता दो कि वो किस रास्ते में गया है, मैं उसको खोजूंगा, लड़के को बचा लूंगा। अगर तुम लोग चलना चाहते हो तो मेरे साथ में चलो, और नहीं तुम लोग बैठ सकते हो, बस बता दो। मैं कहता है, चाचा मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मैंने देखा हूँ, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अब मैं आगे आगे चलने लगा, अब पीछे पीछे वही चाचा, बिल्कुल साहसी थे, वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे। हाथों में एक छड़ी थी और हम दोनों भागते हुए जा रहे थे। हमारे पीछे पीछे और भी जो लोग थे, जो रखवाली करने के लिए खेतों में थे, जो चाचा के झोपड़ी तक आए थे, वो भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन एक दूरी बना करके। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो साहसी चाचा, और हम अपने खेत में आ गए थे। जिस जगह पर मैं देखा था, उस जगह पर ना तो संजय था और ना वो पहलवान सरीखा इंसान था। जो चाचा के नज़र में एक शैतानी आत्मा था, वो शमशान में रहता था। हाँ, कभी कभी खेतों में घूम जाया करता था, ना जाने किस चक्कर में। हाँ, तब मैं कहने लगा कि हो सकता है यहाँ पर नहीं है, हमें शमशान की तरफ चलना चाहिए। चाचा बिल्कुल नहीं डरे थे। हाँ, कहने लगे, चलो फिर, देर किस बात की है। और मैं आगे आगे, कुछ ही देर के बाद कुछ खेत हम जरूर पार करते हैं और इसके बाद शमशान का अब एरिया आ जाता है। शमशान कोई बाउंड्री नहीं थी, खुला हुआ क्षेत्र था और वहाँ क्षेत्र में घास फूस, जंगली सब कुछ उपजा हुआ था। बरसात का टाइम में ये सब जरूर हो जाता था और जब गर्मी पड़ती थी तो सब सूख जाता था, समतल हो जाता था। और जब मैं देखता हूँ शमशान में तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं रोने लगता हूँ कि शायद मेरे दोस्त को मार दिया है, मेरे दोस्त को मार दिया है।
चाचा मेरी मदद करो, चाचा मेरी मदद करो। हाँ, तब कहते हैं तुम यहीं पे खड़े रहो, हाँ मैं जाता हूँ। हाँ देखो, मेरे पीछे मत आना, नहीं तो तुम नुकसान उठा जाओगे। मुझे जाने दो, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा दोस्त जिंदा है या फिर नहीं है। मेरी हालत खराब थी। मैं संजय के प्रति बहुत चिंता कर रहा था, रो रहा था। ना जाने संजय के साथ में क्या हो गया, गलती मेरी थी। अगर मैं वो गुलेल नहीं चलाता तो शायद ये किस्सा नहीं होता। मैं अपने आप को अपराधी मान रहा था। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। चाचा बिना डरे हुए शमशान के जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ जंगली झाड़ियाँ थी, ऐसी कुछ अब जमे हुए थे सब। और वो जंगली झाड़ी में मेरा संजय नजर आ जाता है चाचा को, लेकिन अकेले नहीं। वहाँ पर वही शैतानी आत्मा बैठा हुआ था जो संजय के साथ में कुछ न कुछ अब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो चाचा थे ना, ये मामूली इंसान नहीं थे, तंत्र मंत्र के जानकार थे। और वो अपने तंत्र मंत्र से उस शैतानी आत्मा को वो भगा देते हैं। शैतानी आत्मा डर करके भाग जाता है, आगे उनके टिकता नहीं है। और तब चाचा संजय को उठाते हैं। संजय की आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो होश में तो था लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे। और फिर हाथ पकड़ करके अब चाचा लेके आते हैं। और तब तक बाकी लोग भी पहुंच गए थे। सब देखते हैं कि संजय बिल्कुल सही सलामत है। कपड़े लत्ते जरूर फंसे हुए हैं, फटे हुए हैं। और वो कपड़े लत्ते ऐसे फटे थे क्योंकि उस शैतान के आंखों में जो हाथों में अंगुलियां थी ना, वो नाखून उसके बड़े थे। और संजय को अब मारने की कोशिश कर रहा था। शायद उसका इरादा था संजय का अब हत्या करने की, संजय की चीर फाड़ करने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो तांत्रिक चाचा पहुंच गए थे, और जिनके तंत्र मंत्र की वजह से संजय आज जिंदा है। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी जल्दी नहीं लौटी थी। ना जाने उसको क्या हो गया था। बहुत डॉक्टरों के पास दौड़ना पड़ा। और वो जो चाचा थे ना, वो कह रहे थे कि पूरा महीना इसको निकल जाएगा, तुम लोग परेशान मत हो, पूरा महीना निकल जाएगा। अब मैं इसको झाड़ फूक भी कर दिया हूँ, लेकिन आवाज़ इतनी आसानी से लौटेगा नहीं, समय लगेगा। लेकिन घर परिवार के लोग, संजय के परिवार के लोग बहुत डरे हुए थे, सदमे में थे। डॉक्टर के पास दौड़ रहे थे। डॉक्टर दवाई वगैरह दे रहे थे कि आवाज़ इसकी लौट आए, लेकिन आवाज़ नहीं लौटी थी। चाचा ने बिल्कुल सही कहा था, जब पूरा महीना निकल जाता है ना, तब संजय की आवाज़ लौटती है। इसके बाद में मैं संजय से पूछता हूँ कि आखिर वो तुम्हें झाड़ियों में ले जा करके क्या कर रहा था। तब कहने लगा कि मुझे तो ज़मीन पर गिरा दिया था। मेरे हाथ तो जैसे चेतना शून्य हो गया था। मैं तो होश में था, लेकिन मैं जैसे लकवे का शिकार हो गया हूँ। ना तो हाथ पैर चला रहा था, ना मैं उठने की कोशिश कर रहा था। उठने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। न तो मैं चिल्ला सकता था। तब मैंने देखा उसके लंबे लंबे नाखून थे। वो मेरे कपड़े को तार तार फाड़ रहा था नाखूनों से। शायद वो मेरी अब एक तरह से हत्या ही करना चाहता था। वो मुझे मार करके शायद खाना चाहता था, मेरा खून पीना चाहता था। तभी चाचा पहुंच गए थे। चाचा ने जोर से चिल्लाया कि इसको छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। तब चाचा तंत्र मंत्र करने लगे थे। जैसे तंत्र मंत्र करने लगे ना, तब उसको शायद तंत्र मंत्र से तकलीफ हुई थी। तब मुझे छोड़ करके वो भाग गया, लेकिन पलट पलट के देख रहा था। वो ऐसे जैसे कह रहा था कि आज तो चाचा के वजह से तू बच गया, लेकिन कब तक तू बचेगा। अब मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरी आवाज़ निकल जाए, आवाज़ निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। मैं कहने लगा, दोस्त इसमें मेरी गलती थी। तूने मना किया था कि गुलेल मत चला, गुलेल मत चला। मैं ही पागल था। गुलेल मैं चलाया, उसका नुकसान मैंने किया था, उस पर चोट मैंने मारा था, और सजा तुझे मिली। मुझे माफ़ कर दे मेरा दोस्त, मुझे माफ़ कर दे। तब संजय कहने लगा, अरे दोस्ती में सब कुछ चलता है, ये काम तेरे साथ भी हो सकता था, तो मैं क्या अब हंसी मजाक तेरा उड़ाता, मैं बुरा मानता। अरे हम दोनों दोस्त हैं भाई, जो कुछ होगा साथ में होगा, जो कुछ होगा हम साथ में देखेंगे। तब मैं समझ गया कि संजय मामूली लड़का नहीं है, संजय दिलेर है। इतने पीड़ा सब कुछ झेला था,
1 महीने तक उसकी आवाज़ बंद थी और तब भी बिल्कुल जोश में था। हाँ, डरा जरूर रहा था। काफ़ी दिनों तक वो भी डरा रहा, मैं भी डर रहा। और तब हम खेत में नहीं आते थे। मेरे पिता अब आकर के खेत की रखवाली करते थे। और उसके बाद मेरे पिता कहते थे कि उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया था। लेकिन सीजन के टाइम में अब वो चाचा जो कहे थे पास के झोपड़ी वाले कि मैंने उसको देखा था। लेकिन मैं देख करके पहचान गया था कि वो शैतानी आत्मा है। उसकी आंखें चमक रही थी और तभी मैं समझ गया था कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। अगर हम लोग भी जान जाते ना उस रात ये चोर उचक्का नहीं है, शैतानी आत्मा है, तो हम दोनों बिल्कुल वैसा काम नहीं करते। हम अपने घर की तरफ भाग लेते या झोपड़ी के अंदर छुप जाते। हम ऐसा गलत काम कभी करते भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की अवधेश की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।